हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं या ये पहले से ही सब लिखा होता है? जिस दिन आप बॉर्न होते हो, जिस दिन आप इस अर्थ पे आ जाते हैं, आपकी डेस्टिनी लिख दी जाती है, वो चेंज नहीं हो सकती। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर लॉयल है या नहीं? देखिए, अगेन न्यूमरोलॉजी क्या है, एक पैटर्न बताता है, उसकी नेचर बताता है कि उस इंसान की नेचर क्या है। जैसे 5 है, वो फ्रीडम लविंग है, तो चांसेस हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो इंडल्ज हो सकता है। जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं? देखिए, टॉक्सिक जो अगर हम बात करते हैं, पार्टनर नहीं होता, पैटर्न होता है। हाँ, पैटर्न होता है। श्वेता जी, कि क्या हम बर्थ डेट से सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं? पार्शली यस, क्योंकि नंबर्स क्या है, वो आपकी एनर्जी बताते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बनाते हैं। लेकिन अगर हमें डीपली जाना है तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स चेक करने होंगे। श्वेता जी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन से वो नंबर्स हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंपैटिबिलिटी देते हैं? देखिए, कुछ नंबर्स हैं जो नेचुरली एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं? जल्दी से बताइए। जैसे 1 और 3। 1 और 3 में क्या है? आज का एपिसोड ऐसा एपिसोड होने वाला है जो आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी और आपके फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उन सीक्रेट्स की जो नॉर्मली हिडन होते हैं, और हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में और आकाशीय रीडिंग के बारे में। और इस पावरफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ डायरेक्शन चेंज की हैं। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा जी का अपने इस शो में। थैंक यू कवल जी। तो श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं या ये पहले से ही सब लिखा होता है? जिस दिन आप बॉर्न होते हो, जिस दिन आप इस अर्थ पे आ जाते हैं, आपकी डेस्टिनी लिख दी जाती है, वो चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू उसको बैलेंस करके अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। चेंज कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कहीं स्टक है, तो प्रॉब्लम आप नहीं, आपकी एनर्जीज हैं, तो उसे चेंज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं जहां साइंस मिलती है स्पिरिचुअलिटी से और लॉजिक मिलता है इंट्यूशन से। तो श्वेता जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कौन से नंबर वाले लोग हैं वो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं? देखिए, टॉक्सिक जो अगर हम बात करते हैं, पार्टनर नहीं होता, पैटर्न होता है। पैटर्न? हाँ, पैटर्न होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 2 जो है, रूल्ड है मून से और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। और वहीं एक और नंबर है, नंबर 8। उनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न है, हैवीनेस है उनमें सैटर्न की। तो ऐसे लोग क्या हैं, जनरली दे अट्रैक्ट रॉन्ग पार्टनर्स। वो ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां वो ओवर गिव करते हैं दूसरे को, उनको इन रिटर्न उतना नहीं मिलता है। तो अगेन, पैटर्न होता है गलत, पार्टनर टॉक्सिक नहीं होता है। तो दोस्तों, पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने सारे पैटर्न्स चेक कीजिए कि कहाँ वो पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर में नहीं। श्वेता जी, जनरली देखने में आता है कि नंबर 2 और नंबर 7 ये दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो इनमें इतना ड्रामा क्यों क्रिएट रहता है? नंबर 2 जो है, वो मून से रूल्ड हैं, बहुत ही इमोशनल है, सॉफ्ट हैं। और नंबर 7 क्या है, केतु से रूल्ड है, तो स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा। और एक इनमें क्या होता है, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स देयर ओन सोल। तो अब नंबर 2 और नंबर 7 अगर मिल जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। एक को चाहिए इमोशनल सपोर्ट, और दूसरा क्या है, अपने आप में रहना उसको ज्यादा अच्छा रहता है, डिटैचमेंट वाली क्वालिटी है। तो अगेन इम्बैलेंस हो जाता है। और श्वेता जी, क्या न्यूमरोलॉजी से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म जाएगा या शॉर्ट टर्म रहेगा या मिड में ही क्लोज हो जाएगा? न्यूमरोलॉजी में क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं जो इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं, एक क्लोजनेस होती है, एक कनेक्शन होता है। बट अगर हम ये देखें कि लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा, आई वुड से एस्ट्रोलॉजी गिव्स करेक्ट आंसर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, हम मून साइन देखते हैं, मून साइंस जो हैं उनके वो मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरी कुंडली भी मैच नहीं करा रहे हैं, तो आपके जो चंद्र राशि है
उसका देखना कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, जो कि डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार इंस्टेंटली तो आपको एक कनेक्शन फील हुआ, बट आप देखोगे जब आप लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी मून राशि, अपना टेम्परामेंट और आपने चार्ट को मैच ही नहीं किया। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर वे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, न्यूमरोलॉजिस्ट में भी जाएं और एस्ट्रोलॉजी में भी जाएं। श्वेता जी, जनरली आजकल जैसा कि देखा जाता है कि नंबर्स की जो डबलिंग है उसको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं Right. कि उनका बर्थ डेट सेम रहे, उनकी मैरिज डेट सेम रहे, इवन अपने बच्चों का भी बर्थ वो सेम डे ही Right. कराते हैं। Right. तो क्या ये जो सिमिलर नंबर्स हैं ये आगे चल के लाइफ का इम्पैक्ट कैसे रखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजें हमें, क्योंकि आप क्या हो 3-3 हैं, बहुत फन लविंग होते हैं, थोड़े कई बार केयरलेस हो जाते हैं, तो इंस्टेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसे ही 5 जो हैं उन्हें फ्रीडम चाहिए, तो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगी। तो नंबर अगर हम मैच कर रहे हैं तो वो एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सके। जैसे अगर 3 के साथ नंबर 1 की एनर्जी जुड़ जाती है, तो 3 क्या है, क्रिएटिव है, और वही नंबर क्या है, लीडरशिप, ग्रोथ है, तो वो एक पावर कपल की तरह बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी सेम हो जाएगी, इंस्टेंटली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ में, बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अपने बर्थडे, अपनी एनिवर्सरीज को एक मत करिए, क्योंकि बिकॉज खर्चा तो कहीं ना कहीं बचता है, बट लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं इशू भी होता है। तो प्लीज ध्यान रखिए और चीजों को अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी चलने दीजिए। श्वेता जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेड फ्लैग को लेके। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो रेड फ्लैग शो करते हैं रिलेशनशिप के लिए? रेड फ्लैग नंबर नहीं होता, अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन रेड फ्लैग होता है। जैसे अगर नंबर 5 है, नंबर 5 को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, कमिटमेंट इश्यूज आ जाते हैं। वो इजीली किसी भी के साथ भी कमिटमेंट करने में पीछे हटते हैं। और वहीं अगर नंबर 8 का हम कहते हैं तो उनके कंट्रोलिंग इश्यूज होते हैं। उनका पैटर्न ये है, दे वांट टू कंट्रोल अ सिचुएशन, दे वांट टू कंट्रोल अ पर्सन, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 7 का जो इम्बैलेंस होता है वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होती है। वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में ज्यादा रहते हैं, उनको खुद को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो एनर्जी करनी है हमें, नंबर हम नहीं चेंज कर सकते किसी का। श्वेता जी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन से वो नंबर्स हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंपैटिबिलिटी देते हैं? देखिए, कुछ नंबर्स हैं जो नेचुरली एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं, जल्दी से बताइए। जैसे 1 और 3। 1 और 3 में क्या है, 1 क्या है, ग्रोथ है, लीडरशिप है, और 3 क्या है, क्रिएटिविटी है। तो ये अगर साथ में इनके एनर्जीज मिल जाएं तो दे कैन टर्न इनटू अगेन अ पावर कपल। दूसरा नंबर जो है वो है 2 और 6। 2 क्या है, इमोशंस है, और 6 क्या है, केयर है, रोमांस है। तो जो नंबर 2 को चाहिए वो 6 दे रहा है, और जो नंबर 6 को चाहिए, इमोशनल केयर चाहिए, वो नंबर 2 दे रहा है। और एक और नंबर जो है, जो हम पेयर कह सकते हैं कि जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, नंबर 5 और नंबर 1। नंबर 1 को चाहिए लीडरशिप, उनको चाहिए, थोड़ा कंट्रोलिंग भी होते हैं, और नंबर 5 है, नंबर 5 क्या होता है, उन्हें फ्रीडम चाहिए। तो अगेन अगर लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक बैलेंस हो जाता है। नंबर 5 को नंबर 1 की एनर्जी जो है बैलेंस कर देती है, वो बार बार उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और अगेन मैं कहूंगी, खाली हम नंबर ना देखें, हम एस्ट्रोलॉजी भी देखें। कई बार नंबर से ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा तो ऐसा नहीं मैच हो रहा, लेकिन हमारी तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, हमारी तो 20 इयर्स की मैरिज बहुत अच्छी है। तो अगेन कहीं ना कहीं उनके चार्ट मिला के शादी की गई होगी, नहीं भी मिलाए होंगे, तो उनके जो हम कहते हैं जो प्लैनेट्स की कंपैटिबिलिटी है, जो मून साइन उनके हैं, वो आपस में बहुत कंपैटिबल होंगे। और ऐसे कपल्स बहुत रेयर देखे जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जाओ और अपने अपने चार्ट्स भी मिलाइए और प्लस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी उसको मैच कीजिए। श्वेता जी, कि क्या हम बर्थ डेट से सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं? पार्शली यस,
क्योंकि नंबर्स क्या है, वो आपकी एनर्जी बताते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बनाते हैं। लेकिन अगर हमें डीपली जाना है तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स चेक करने होंगे, जहाँ पे हम मून और वीनस की प्लेसमेंट देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। जो 7th हाउस है उसको हम देखते हैं, और तब हम देखते हैं कि इनका आपस में केमिस्ट्री कैसे रहेगी। नंबर्स जो खाली कंपैटिबिलिटी बताते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो केमिस्ट्री बताते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अपनी केमिस्ट्री को चेक कीजिए। श्वेता जी, क्या एस्ट्रोलॉजी से हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? डेफिनेटली। चार्ट्स, अगर आपका चार्ट मेरे पास है तो मैं आपको बता दूंगी आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। क्योंकि उसमें क्या है, वीनस अगर 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस इनको कहीं पे भी प्लेस्ड है या इनको एस्पेक्ट दे रहा है, तो आपकी, या और मून और वीनस आपके साथ में बैठे हुए हैं, मरकरी भी हैं, तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज के योग बनते हैं। और वहीं अगर कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं आप अपने पेरेंट्स, आप अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके शादी करेंगे। राहु जो होता है वो इंटरकास्ट मैरिज कराता है। कहीं राहु ने 7th हाउस को देख लिया, सैटर्न की प्लेसमेंट भी लेट मैरिज के योग देती हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन देख के डेफिनेटली बहुत ही इजी है, चार्ट देख के डेफिनेटली बताया जा सकता है कि उसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इवन मल्टीपल रिलेशंस पता लगा जा सकते हैं। ओके, तो मतलब मेरी कुंडली में राहु चल रहा था तो शायद इसलिए मेरी इंटरकास्ट मैरिज हाँ, हुई। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों, जिन जिन की इंटरकास्ट मैरिज हुई है कि कहीं राहु ने आपको सपोर्ट किया होगा। श्वेता जी, क्या शादी की डेट गलत चूज करने से मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत सा इम्पैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। डेट क्या है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर आपने उसको ढंग से नहीं देखा, आपने मुहूर्त नहीं निकाला, जैसे आप खर मास की बात करते हैं, बहुत लोग आजकल मॉडर्न उस सिनेरियो में उसको नहीं कंसिडर करते हैं। बट जब आपकी रेस ही जो स्टार्ट हुई है वो गलत टाइम पे हुई है, गलत जगह से स्टार्ट हुई है, तो आगे के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट श्वेता जी, यही मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं या पेरेंट्स की परमिशन के बिना मैरिज करते हैं, देन डेफिनेटली, तो आप देखोगे कितने ज्यादा आजकल केसेस हो रहे हैं जहाँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मैरिजेस टूट रही हैं। तो क्यों हो रहा है? कई बार एस्ट्रोलॉजी नहीं कंसिडर की जाती। इवन आप कहते हो कोर्ट मैरिज, तो माइट बी कई बार कोइंसिडेंस हो जाता है कि उनका टाइम अच्छा रहा, इफ दे आर लकी। उसमें अगेन फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, आपका प्रारब्ध है कि आपका डिवोर्स होना है, वो भी आ जाता है। बट हम उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि बारिश होने वाली है, तो आपको क्या करना है, आप रेनकोट पहन के चले जाइए, आप अम्ब्रेला लेके चले जाइए, तो आपका बचाव हो जाएगा। बिकॉज यू नो कि ऐसा होने वाला है। तो हम अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेके चलें तो अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कहीं आपको परमिशन नहीं मिल पा रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से, तो प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद जाए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कीजिए, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट कीजिए, और आप अपनी दोनों डेट ऑफ बर्थ उनसे चेक कराइए आप लोगों की क्या कंपैटिबिलिटी निकलती है, ताकि आपका जो रिलेशन है वो एक लॉन्ग टर्म की तरफ जाए। श्वेता जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर लॉयल है या नहीं? देखिए, अगेन न्यूमरोलॉजी क्या है, एक पैटर्न बताता है, उसकी नेचर बताता है कि उस इंसान की नेचर क्या है। जैसे 5 है वो फ्रीडम लविंग है, तो चांसेस हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो इंडल्ज हो सकता है, राइट। अगेन 8 नंबर जो है वो बहुत इंटेंस होता है। 1 नंबर हम बात करते हैं तो वो बहुत लॉयल होते हैं। नंबर 6 जो है वो सबसे ज्यादा कमिटेड होते हैं फैमिली के लिए। नंबर 6 नंबर 6 तो आप बहुत कमिटेड होंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है। ये भी पता लग जाता है इस पर्सन का जो है मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो और ये भी पता लगता है कि इसके डिवोर्स होने के भी चांसेस हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि क्या पैटर्न इनकी लाइफ का चलने वाला है। और जो फाइनल हम कहते हैं क्लैरिटी आती है वो एस्ट्रोलॉजी से आती है, जहाँ पे हम चार्ट देख के टाइमिंग्स और जो इवेंट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। श्वेता जी, कौन सा कलर, कौन सा क्रिस्टल या कौन सी वो रेमेडी जो हमारे लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है?
देखिए, सबसे पहले अगर इसमें कहूंगी रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं आप। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ब्रेसलेट की तरह उसको पहन लीजिए, या फिर आप अगर कंफर्टेबल है तो उसको माला की तरह भी पहन सकते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव। और अगर आप, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्टोन पहन लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एप्स आ गए हैं जहां पे वो सिर्फ ये देखते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड का क्रिस्टल वो पहन लेते हैं, स्टोन पहन लेते हैं। अब वही अगर अष्टमेश में जाके बैठ गया है और उनको पता नहीं होता है कि ऐसा है, क्योंकि ऐप नहीं बताता है कि नहीं पहनना है, या 12th में जाके पहन लिया, तो जितना आपने नहीं पहना था उससे ज्यादा पहन के आप नुकसान कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने आप कोई भी स्टोन स्पेशली बिल्कुल भी मत पहनिए कहीं से, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ही आप स्टोन पहनिए, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने नीलम पहना हुआ था। नीलम इतना स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है, और सिर्फ ये कि नीलम एक को सक्सेस दे रहा है, आपको नहीं देगा। उनका 7th लॉर्ड है, मारक स्थान का लॉर्ड है, मारक स्थान में 2nd हाउस में बैठा है, और नीलम आपने पहना हुआ है, तो आप अपने आप को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वो आपको बिल्कुल स्टोन्स जो है वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। उसमें मैं ये कहूंगी, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, वो आप लव के लिए डेफिनेटली कोई भी पहन सकता है। तो जैसे कि आजकल लोग चैट जीपीटी को बहुत यूज करते हैं, जेमिनी को बहुत यूज करते हैं, तो वो लोग आजकल क्या करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस एंड टाइम उस पर डाल देते हैं और कुंडली वहीं बन के निकल के आ जाती है। तो क्या ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हार्मफुल है? डेफिनेटली हार्मफुल है। जैसे आप, ये हो गया कि आप घर पे ही अपना इलाज करे जा रहे हैं, थोड़े टाइम पे आपको अच्छा लगता है, अगेन फिर वो क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी डेवलप हो सकती है जो इनक्योरेबल हो। तो वही एस्ट्रोलॉजी में भी है। आप थोड़ा ज्ञान जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है। ऐप जो है वो पर्सनलाइज्ड आपको सजेशंस नहीं देता है, मशीन ही तो है। उसमें आपने जो डेटा फीड कर रखा है उसके हिसाब से वो बता सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया है कि उन्होंने कह रखा है 1st का, 5th का और 9th लॉर्ड का आप स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट इतनी खराब है उस प्लेनेट की, और आप उसको और बढ़ा रहे हैं। 12th हाउस जो कि हॉस्पिटलाइजेशन का है, आपका फॉरेन ट्रैवल का भी होता है, लेकिन आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आपने स्टोन पहन लिया है 12th हाउस में बैठे प्लेनेट का, तो वो क्या देगा, वो आपको बीमार कर देगा, आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपको अपना डॉक्टर, अपना इलाज नहीं करना है। और मोर ओवर, अगर मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे भी अपना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जो एक प्रोसेस जिस तरह से है उसी तरह से हो तो वो इम्पैक्ट आता है। जी। तो श्वेता जी, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में है? तो क्या है, न्यूमरोलॉजी अगर आप देखते हैं तो वो इंस्टेंट कनेक्शन बताता है, कंफर्ट बताता है, सोल कनेक्शन बताता है, लेकिन उस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो एस्ट्रोलॉजी से अब पता लगता है। वो जो कि मैच मेकिंग करके हम ये बताते हैं कि आपका टेम्परामेंट लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, आपकी स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, अगर आपके डेफिनेटली आप आगे बच्चे भी प्लान करेंगे तो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। नाड़ी दोष देखना होता है, अगर नाड़ी दोष है तो डेफिनेटली वो शादी अवॉइड करनी चाहिए। श्वेता जी, क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो आजकल देखने में आता है, कॉमन है, क्या हम इसको न्यूमरोलॉजी से या हम इसको एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली चल सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, कई बार दशा अंतरदशा ऐसी चल रही होती है कि अगर वो दूर रहेंगे तो रिलेशनशिप के बचे रहने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उस समय में अगर आप किसी काम की वजह से या और कोई रीजन की वजह से अलग अलग हैं तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वो टाइम जहां पे आपको अलग होना चाहिए, जहां अगर साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि प्यार में थोड़ी दूरी भी चाहिए? थोड़ी दूरी भी चाहिए डेफिनेटली। अगर हम कर्मा अलाइनमेंट कर लें तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। बस सिर्फ जानने की जरूरत होती है कि किस समय हमें क्या एक्शन लेना है। जी। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, किसी का 12th हाउस बहुत एक्टिव है, या एक चार्ट है जिसमें मैंने देखा उनके 5 प्लैनेट्स जो हैं 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको बोला कि क्या आपका कहीं फॉरेन से कोई कनेक्शन है, और उनका वही निकला, उनका बिजनेस फॉरेन में था। तो उनका क्या है, 12th हाउस उस चीज में एक्टिव हो रहा है।
अगर वो नहीं करेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वो हॉस्पिटलाइज रह सकते हैं। तो आपको कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है। क्या श्वेता जी हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमें कौन पहले प्रपोज करेगा? हाँ, देखिए ये भी बहुत हद तक पता लग जाता है, न्यूमरोलॉजी से भी पता लग जाता है और एस्ट्रोलॉजी से भी। न्यूमरोलॉजी से आप पता कर सकते हैं उस इंसान की नेचर कैसी है। एक होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली जो एक्सट्रोवर्ट है वो प्रपोज करेगा। जो अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर देता है उसके चांसेस ज्यादा हैं, वो एक्सप्रेस करेगा। कंपैटिबिलिटी देख के ये डेफिनेटली पता लगाया जा सकता है। और अगेन एस्ट्रोलॉजी से तो मैं कहूंगी बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करके यहाँ तक भी पता लगाया जा सकता है कि कब प्रपोज करेगा और कब उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा और कब अगर चांसेस हैं तो ब्रेकअप हो सकता है। श्वेता जी, क्या किसी स्पेसिफिक एज पे हमें कंफर्म हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप बनेगा या हमारी मैरिज होगी? डेफिनेटली आप देखिए कि ऐसे हमारा जब भी ये जुपिटर का 12 साल की साइकिल होती है तो जुपिटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस से गोचर करते हैं और वहीं शनि का भी साइकिल होती है। तो एक टाइम आता है जहाँ पे चांसेस बनते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रांसिट का, दशा का, जहाँ पे शादी के चांसेस होते हैं। अब वो हमें भगवान ने फ्री विल भी दी है, क्योंकि आप देखोगे पहले बहुत जल्दी मैरिजेस हो जाती जी। थी, बट आजकल अगर हम देखते हैं देश काल पात्र के हिसाब से करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं जब लोग, तो उनके लिए प्रायोरिटी करियर है। जी। और कई जगह क्या है रिलेशनशिप में होता है हम्म। बट वो लिव इन में होते हैं। तो लिव इन भी अगर आप देखें तो एक तरह का रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जहाँ फिजिकल और इमोशनल बॉन्डिंग दोनों है। तो यानी आपने उस प्लैनेट को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। जैसे कि श्वेता जी अभी आप वीनस की बात कर रहे थे कि क्या अगर हमारा वीनस वीक हो तो क्या हमारे लव लाइफ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है? डेफिनेटली आता है, क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें चाहे वो मेल का चार्ट है या फीमेल का चार्ट है, उसमें वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वीनस दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे या बेकार रह सकते हैं। अगर वीनस किसी की चार्ट में डेबिलिटेटेड है, वीनस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो उनको उन रिलेशनशिप से सुख मिलने में कमी आती है डेफिनेटली। तो श्वेता जी अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है कार्मिक कनेक्शन। जी, तो पहले आप मेरे जितने भी दोस्त हैं आप उन्हें बताएं कि कार्मिक कनेक्शंस होते क्या हैं? कार्मिक कनेक्शंस क्या है? पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। हम एक सोल फैमिली के साथ बॉर्न होते हैं और उनका हमारे साथ क्या होता है, कई बार अनफिनिश कर्मा रह जाता है और जिसको फिनिश करने के लिए हमारी सोल ही प्रॉमिस करके आती है कि इस लाइफ में उस कनेक्शन को, उस अनफिनिश कर्मा को हम सेटल करेंगे। तो वो कार्मिक कनेक्शन होता है। श्वेता जी जो हमारे ब्रेकअप्स रहते हैं तो क्या उसका कनेक्शन भी हमारे कार्मिक कनेक्शन के साथ ही जुड़ा होता है? डेफिनेटली कई बार क्या होता है, कई लोग मिलते हैं आपको और ब्रेकअप हो जाता है और आप भूल भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या था, उनके साथ आपका थोड़ा सा कोई अनफिनिश कर्मा था जो कि आपने सेटल कर दिया। लेकिन कई बार ऐसे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स आते हैं जिनको आप चाह के भी बहुत आप लाइफ में सेटल हो जाते हो फिर भी आप भुला नहीं पाते हो। तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि लास्ट पास्ट लाइफ में आपका अनफिनिश रह गया था और इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं उसके कुछ ट्रेसेस अभी भी सेटल करने के लिए रह गए हैं। तो उस केसेस में क्या करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू उन कॉर्ड्स को कट करते हैं और उस पैटर्न को, उस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करते हैं। तभी एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है और आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर पाते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, ब्रेकअप हो गया, बट वो इतना इजी नहीं होता। राइट, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था उस सोल के साथ या अभी भी है, उसको आपको कॉर्ड्स कट करनी पड़ी। अभी कोई आपके पास ऐसा केस आया है? मेरे पास आई थी, उनके पास 3 उनके डिवोर्सेस हो गए थे और वो 4th रिलेशनशिप में थी और उसमें भी उन्हें ये डर था कि ये रिलेशनशिप शायद ब्रेकअप हो जाएगा, उनका नहीं चल पाएगा। ऑल्दो शी इज वेरी सक्सेसफुल, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे क्या है, उनका एक पैटर्न है जो कि हम देख रहे हैं और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो पैटर्न अनफिनिश कर्मा से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा
कर्मा था उनका। फिर हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी और वहां पे उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कई लोगों के साथ रिलेशनशिप को बीच में ही ब्रेकअप कर दिया था, उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था या उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की थी। तो इस जन्म में उनकी सोल उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए या अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए आई है। फिर उनकी हीलिंग की, उनके जो कॉर्ड्स थे जिनके साथ उनको नहीं रिलेशनशिप रखना था वो कट किया, एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी इन हर रिलेशनशिप। कि जो आपने कॉर्ड्स कनेक्टिंग की और कॉर्ड्स डिसकनेक्टिंग की बात की श्वेता जी, तो इस सिचुएशन में एक ही साइड से हीलिंग हुआ तो दूसरी साइड का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। देखिए, जब अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक जना आपको छोड़ के जा रहा है, यानी उसने तो ऑलरेडी आपसे कट कर लिए कॉर्ड्स, लेकिन आप नहीं भुला पा रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। वो तो आपको छोड़ के चला गया, बट आप चाह रहे हैं वो मेरी लाइफ में दोबारा आए, तो हम फोर्स तो कर नहीं सकते। इसका मतलब आपका अनफिनिश कर्मा है, और वो अब सिंपल हम कह देते हैं कट कॉर्ड्स कर लीजिए, है ना, कट योर कॉर्ड्स। बट वो जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप उस पेन को नहीं जिएंगे, तब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपकी सोल, जब हम पैदा होते हैं सब कुछ याद रहता है हमें। तभी आप देखोगे अचानक से बच्चा रोने लगता है, कभी अचानक से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसको अपनी पूरी पास्ट की लाइफ याद है। और अगेन हम कहते हैं सोल जो है वो अपनी मदर को खुद चूज करता है। मदर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है सोल का, हम खुद चूज करके आते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी पास्ट लाइफ में आपने किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा ट्रबल किया, तो आपकी सोल का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप उस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू खुद नहीं करेंगे। और क्योंकि आपकी सोल खुद एग्री करके आती है कि इस बार मैं उस चीज को सेटल करूंगा। क्योंकि हर सोल को, यहाँ पे अगर हम अर्थ पे बात करते हैं, एक छोटी सी जर्नी है, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन। सब लोगों को जाना है, एक अलग डिमेंशन में हम चले जाएंगे जहां पे हमारा डेवलपमेंट होगा। तो जैसे क्लासेस में होता है, 3rd क्लास पास करने के बाद ही आप 4th में आते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सोल के डेवलपमेंट के लिए आए हैं, जहाँ पे हमें कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनको हमें पूरा करना है, कुछ अनफिनिश कर्मा है जिनको पूरा करना है सोल लेवल पे। जब तक वो नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या श्वेता जी ये चीज सही मानी जाती है कि हम एक ही सोल से बार बार भी मिल सकते हैं? हाँ, मिलते हैं, क्योंकि आपकी सोल फैमिली होती है। जैसे अगर आपके फैमिली में कोई भी आपके फादर, मदर, सिबलिंग्स हैं, वो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके साथ था। हो सकता है आप उनके पेरेंट की तरह हो पास्ट लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, बेटा अगर होता है किसी के, तो वो कुछ कर्मा जो आपके अनफिनिश रह गए थे उनका बदला लेने के लिए आता है। आपको इस जन्म में उसको, आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। और वहीं बेटा भी होता है, कई बेटे होते हैं अपनी माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, तो उनका लिखा था कि उनको ये करना है, चाहे विलिंगली करो, रो के करो या हंस के करो, उनको करना होता है। सेम कई बार होता है कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं, उनको भी 2 डॉटर इन लॉ है, पर एक अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है, उनका करती है, और फिर भी उनको उन्हीं से परेशानी भी उन्हीं से होती है। तो वो ये है कि क्योंकि उन्होंने उनको पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बहुत ज्यादा हर्ट किया था, और अब वो प्रॉमिस करके आई हैं कि अब मैं इस कर्मा को सेटल करूंगी, मतलब बदला लेंगे। अगर एक छोटे वर्ड में अगर हम इसको बोले मतलब तो बदला तो क्या कहें कि आप उनके लिए कर रहे हैं, आप उनको परेशान करके आए हैं, तो इस बार आपने खुद कहा है, वो बदला नहीं ले रही हैं। आप कह रहे हो कि ठीक है, मैंने जो गलत किया था उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं आई हूँ। क्योंकि जब हम इस अर्थ को छोड़ के चले जाते हैं, हम एक बहुत ही प्योर सोल हो जाते हैं, हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, क्या सही है क्या गलत है, सब क्लियर होता है। यहीं पे जो होता है, हम जो तमस में पड़ जाते हैं, हमारे आसपास का ऑरा और लोगों का होता है, तो हम ठीक से चीजों को ना देख पाते हैं, ना लोगों को समझ पाते हैं। जब हम चले जाते हैं छोड़ के, हमारा भगवान से कनेक्शन होता है, या जो लोग भगवान में नहीं मानते, यूनिवर्सल पावर से कनेक्शन होता है, तो सब कुछ क्लियर होता है, आपको अपनी गलतियां ज्यादा नजर आती हैं। तो श्वेता जी, जो वन साइडेड लव होता है, क्या ये भी हमारा कार्मिक कनेक्शन ही होता है?
तो एस्ट्रोलॉजी से भी ये पता लग जाता है, जहाँ पे राहु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो 7th हाउस पे, राहु केतु एक्सेस में हो आपका 1st और 7th हाउस, तो वहां पे जो आपका आपके पार्टनर के साथ है वो पास्ट लाइफ का, कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ है, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। वीनस से भी पता लग जाता है कि कहाँ आप कई बार आप देते रहते हैं एक रिलेशनशिप में, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बट आपको इन रिटर्न नहीं मिलता है, तो वो साफ साफ दिखाई देता है कि ऐसा ही होना है। और अगेन पास्ट लाइफ से भी क्या होता है कि एक जने के साथ आपका क्या है, कुछ अनफिनिश कर्मा रह गया है जिसको आप फिनिश करने के लिए इस बार आए हैं, तो वो वन साइडेड लव की तरह होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जहां पे वन साइड लव की बात करते हैं या बीच में ही एक जना आपको छोड़ के चला जाता है, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको कुछ टीच करने आया था, आपको कुछ लेसन सिखाने आया था। आप जिनसे भी पूछोगे जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, तो वो एक अलग लेवल पे, मैच्योरिटी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कुछ टाइम बाद वो उन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ हर रिलेशनशिप उनको लॉन्ग टर्म में देखेंगे सिखा के जाता है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया था, उसका कुछ कनेक्शन था, उसका कुछ पर्पस था। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, और हीलिंग कब होती है, जब आपको ये चीजें समझ में आएगी। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना, तो हीलिंग होगी नहीं, आप तो लर्न कर ही नहीं रहे। वो आपको कुछ लर्न कराने आया, उस रिलेशनशिप से सीखिए और आगे बढ़िए। जी, तो श्वेता जी, इन जनरल जैसे कि देखने में आता है कि अगर कोई पर्सन है वो आपके टच में आया, बट फिर आपका ब्रेकअप हो गया, फिर वो टच में आया, चाहे वो मैसेज के थ्रू आया, चाहे वो ईमेल के थ्रू आया, इंस्टाग्राम के थ्रू आया, उसने कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन रखा, बट हम नहीं चाहते कि हमारा कनेक्शन उसके साथ रहे। वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो जाती कि फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है रिलेशन। तो इस सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये भी क्या कार्मिक कनेक्शन से ही है? डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन है। कई बार आप क्या करते हैं, आप देखोगे कि कुछ लोगों से आपको एक इंस्टेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको अट्रैक्शन फील होता है, और कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, बट आपको उनको देखना पसंद नहीं है, बात करना और बैठना तो अलग ही बात हो गई। तो जो जना बार बार आपके लाइफ में आ रहा है, आप चाह भी नहीं रहे हैं, 100 लोगों की भीड़ में अचानक से आपकी नजर उसके ऊपर पड़ जाएगी, तो वहां यही बात आ जाती है कि वो कुछ अनफिनिश कर्मा अभी भी रह गया, आपको लर्न करना है, उसकी कोई गलती नहीं है, आपको लर्न करना है, आपको सीखना है, और अगेन आपको कॉर्ड्स कटिंग करके अपने आप को हील करके आगे बढ़ना है। श्वेता जी, क्या सोल लेवल जो कनेक्शंस होते हैं ये कभी कट नहीं होते? सोल लेवल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो आपके नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं। तो ये डीप कनेक्शन होता है, और ये कट करने के लिए अगर आपको जरूरत है तो यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, आप समझ लें उस समय। वरना क्या है कि जो सोल कनेक्शन है वो आगे भी जाएगा। आपको ये लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया था और ये चला गया, अगर उसका पर्पस सॉल्व हो गया तो वो आगे लाइफ में आपके नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एक और आजकल मैं देखती हूँ बहुत लोग मोक्ष की बात करते हैं जी। तो मोक्ष के लिए मैं बताऊंगी आपको, मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है ना। पहली बात तो कुंडली में दिख जाता है, और वो बहुत रेयर कुंडली होती है। और वंस अगेन अगर आपने शादी कर ली, आप एक रिलेशनशिप में आ गए, आपके बच्चे हो गए, तो आप मोक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। इंटरनेट के टाइम पे, क्योंकि नहीं एग्जैक्टली बता रही हूँ, क्योंकि क्या है, जब आप बच्चे पैदा कर लेते हैं या आपके बच्चे हो जाते हैं, मैं कहूंगी, तो क्या है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आपको अगली लाइफ में 3-4 लाइफ में मोक्ष नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। उस बच्चे के लिए आप बहुत ज्यादा करेंगे, टेक केयर करेंगे, और वो बच्चा भी आपके लिए करेगा। तो अब नेक्स्ट लाइफ तो होनी ही है ना। तो अगर आपने बिल्कुल आप उस तरह से हैं कि आप सन्यासी की तरह रह रहे हैं, तो वो बहुत बिरले लोग होते हैं। जो बहुत डिटैच्ड होते हैं वो आपको दिखेंगे ही नहीं नॉर्मल लाइफ में। इवन जो आजकल साधु भी है, संत हमें दिखते हैं, तो अगर जो बहुत ऐसे साधु हैं जिनको मोक्ष मिलने वाला है, कुछ तो होते हैं सोल जो हमारी हेल्प करने आए हैं, बट अगर जो मोक्ष की बात करते हैं वो हिमालयाज में कहीं छुपे हुए हैं, जो हम अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे नहीं उन्हें।
तो जैसे श्वेता जी बहुत कहने में, सुनने में, देखने में आता है, लोग कहते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। तो क्या ये कहने से भी हमारा कनेक्शन बन जाता है कार्मिक, या ये सिर्फ जस्ट एक कहने की बात ही रह जाती है? जब आप अपने मुंह से इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो आपका सोल आपसे बुलवा रहा है, आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये चार्ट से भी पता लग जाता है। और अगर आप मतलब उस रिलेशनशिप में हैप्पी हैं, दोनों तरफ से वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, दोनों तरफ से अगर वो बॉन्ड है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगेन मैं कहूंगी जरूरी नहीं है जिनके अच्छे रिलेशनशिप होते हैं वही आगे कैरी होते हैं। कई बार इतनी ज्यादा हेट्रेड होती है कि वो आपको सेटल करने के लिए दूसरे जन्म में उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं फॉरगिव, कि अगर किसी के साथ आपको नहीं भी पसंद है तो आप चुप रहिए, आप उसके साथ फर्दर कनेक्शन मत स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप फॉरगिव कर दीजिए कि जो पास्ट में हुआ वो पास्ट था, अब मैंने फॉरगिव कर दिया और अब मैं आगे और कर्मा क्रिएट नहीं करूंगी या करूंगा, अगर आप उस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो हीलिंग का रियल प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बिकॉज आप काफी सारे जवाबों में हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं श्वेता जी, तो मुझे थोड़ा सा इसके लिए भी बताएं। देखिए, हीलिंग का सिंपल सा है, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन नहीं है किसी के साथ तो सिंपल आप कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं वो आप कर सकते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप डोनेशन कई बार करते हैं और वो चीज आपकी लाइफ में सेटल हो जाती है। लेकिन जहां पे रिपीटेड पैटर्न है, बार बार आपका जो कह सकते हैं मिसकैरेज कई लोगों का बार बार होता है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं या बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, ऑल्दो उनकी हेल्थ में, उनके हस्बैंड के उसमें कोई टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं आती है, या फिर आपके बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या आपका डिवोर्स 1 से ज्यादा बार हुआ, 2 बार हुआ, तो वहां पे हीलिंग की जरूरत होती है। और वहां पे क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू उस लाइफ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। कहीं पे आप इस लाइफ में आप विक्टिम हो सकते हैं, बट कहीं पे आप भी ऐसे थे जो परपेचुएटर की लाइफ थी, जहां पे आपने दूसरे को ट्रबल किया था। जब हम उस लाइफ टाइम पे पहुंच जाते हैं, वहां से एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज आपके सोल को पता लग जाता है कि वो दूसरा पर्सन गलत है या नहीं है, आप उससे ज्यादा गलत हो। तो सबसे पहले हमें अपनी हीलिंग करनी है, तभी हम रिलेशनशिप को हील कर पाते हैं। तो श्वेता जी, इतनी एक्सेप्टेंस देता कौन है? क्योंकि बिकॉज अगर आप जैसे डिवोर्स के बारे में भी बता रहे थे, तो कौन एक्सेप्ट करता है कि मैं ही गलत था, इस वजह से डिवोर्स हो रहा है? नॉर्मल लाइफ में तो कभी नहीं कोई करेगा, इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का प्रोसेस है, जहां पे हिप्नोसिस के थ्रू आप उस लाइफ टाइम को एक्सेस करते हैं। कभी वो 1800 में कोई जना पहुंच जाता है, कभी 1700 में पहुंच जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारी लाइफ टाइम्स जी थी। जब आप वहां जाके देखते हैं कि आपने दूसरों को परेशान किया था और उसका कंपनसेशन करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में पैदा हुए हैं, तब आपको वहां पे जाके रियलाइजेशन होता है। ऐसे आप चलते फिरते तो मैं कोई भी जना, कोई साधु संत ही होगा जो अपनी गलती मानेगा। Exactly. तो आपको वहां जाके अपने, अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं तो मैं बात करती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी है, ये एनर्जी में क्या है, सारा जो पास्ट में हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है। एक लाइब्रेरी है ये, एनर्जेटिक लाइब्रेरी, कॉस्मिक लाइब्रेरी। उनको हम एक्सेस करते हैं और उनको देखते हैं कि आपके जो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था जिसकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। श्वेता जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हीलिंग प्रोसेस के थ्रू इतना सब कुछ होता है कि हम 18s में पहुंच सकते हैं, 17s में पहुंच सकते हैं। जैसा कि आज की डेट में इतनी सारी मूवीज आ रही हैं, एशियन मूवीज जो आ रही हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत इजीली दिखाई जा रही हैं, तो क्या रियलिटी भी ऐसी ही है? मैं तो मानती हूँ, तभी मैं इसको इस प्रोसेस से हील करती हूँ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मिरेकुलस वे में हीलिंग हुई है। दे सेंड मी मैसेजेस कि हमारी लाइफ जो है टर्न अराउंड हो गई है। बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जिनका इम्प्रिंट हमारे ऊपर रह जाता है, बट वो हमें याद नहीं रहता है, एंड दे आर शॉक्ड कि जब वो सोचते हैं, अच्छा 2 साल की जब मैं थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, अब अगर आज मैं हूं, मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा 2 साल की या 1 साल की, या इवन वन ऑफ माई क्लाइंट रिमेम्बर्ड वूम में जब वो थे अपने मदर के, तो क्या एक्सपीरियंस हुआ था।
उनके क्या था, उनका जो बच्चा था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके फादर, दे यूज्ड टू शाउट एट द मदर व्हेन शी वाज इन मदर्स वomb। तो वो हर्ट, वो क्या कहते हैं, दुख, और वो एक इंसल्ट उनको अभी तक याद था, जिसका वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं कर पाए। शी डिड नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग कि एक मैरिज जो है वो अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर जो एक वोम में जो एक इम्प्रिंट बना था कि मदर को जब ये हर्ट किया जा रहा था, इवन द ग्रैंड जो मदर थी उनकी, जो ग्रैंड मदर थी उनकी, वो उन्होंने उनको हर्ट किया था उनकी मदर को, तो वो उनको याद था। तो जब आप ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट उनको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है? उसका इम्पैक्ट क्या है, वो याद तो हमेशा रहता है। देखिए, कभी बहुत लोगों को डर होता है हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करेंगे हम बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी कहा है कि वो ये डरते हैं कि कोई हमारा एटीएम का पिन ना पूछ ले या हमसे ऐसी बातें ना निकल जाएं जो कि वो अनकंफर्टेबल हो। कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा जो आपका सोल नहीं चाहता। तो पहली बात तो ये क्लियर कर देनी है, क्योंकि हमारा सोल पर्पस हीलिंग का है, कुछ निकलवाना नहीं है ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो। तो आपको डेफिनेटली याद रहता है, बिल्कुल सारी चीजें याद रहती हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसकी हीलिंग करना, उस चीज को पॉजिटिव इम्प्रिंट डालना। जो नेगेटिव इम्प्रिंट हुआ है आपके, उसको हम पॉजिटिव वे में करते हैं, जिससे धीरे धीरे लाइफ जो है वो आपकी हील होनी शुरू हो जाती है। मेरा एक पीछे क्वेश्चन था जिसके आंसर में आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी। तो सबसे पहले मैं ही जानना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे मैं बात करती हूँ चित्रगुप्त, अगर हमारे उनमें भी मेंशन है, चित्रगुप्त का नाम आपने सुना हो, जिनके पास सारा डेटा है कि हर एक जने की लाइफ का कब क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो अगर हम एंजल्स की बात करते हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक लाइब्रेरी है एक तरह से, जैसे आप फिजिकल लाइब्रेरी देखते हैं, कोई भी आपको किसी के बारे में चाहिए, या जैसे स्कूल में है, किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, उसका फाइल निकालो और सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में जिसकी लाइफ के बारे में जानना है, उसकी हमें रिकॉर्ड खोलने होते हैं, और एक कनेक्शन बनता है उस पर्सन के असेंडेंट मास्टर्स, टीचर्स और जो लव्ड वंस हैं, और वो गाइड करते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द सॉल्यूशन, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस लाइफ से है या पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं, बिकॉज मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी वाली चीज है कि इसको आप करते कैसे हैं? इसको क्या है कि आई मेक अ कनेक्शन, मैं मेडिटेट करती हूँ और दूसरे पर्सन के साथ मैं कनेक्शन बनाती हूँ, देन आई एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स, और जो गाइडेंस आती है I just convey that message to the person, और instantly कई बार solutions मिल जाते हैं, and the messages are so clear that even I am shocked at times. Recently एक गर्ल है, उसने मेरे साथ आकाशिक रीडिंग कराई थी, एंड शी सेड कि उनका एक रिलेशनशिप था जो उनको बार बार, बिकॉज ऑल्दो शी इज वेरी वेरी हैप्पी इन हर करंट जो उनकी रिलेशनशिप है, मैरिज है, बट उनका जो एक्स है उनको बार बार उसकी याद आती है, ऑल्दो ही इज नॉट अप्रोचिंग, बट कहीं ना कहीं उनको उसकी ये होता है कि उसके साथ मेरा क्या। तो शी डिडंट टेल मी, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेरा जो है लाइफ में, मेरे अभी जो करंट हस्बैंड है उनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप इम्बैलेंस फील होता है। आई एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स, और देन आई टोल्ड कि आपका कोई एक्स है जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, आई कुड क्लियरली सी दैट पर्सन, और मैंने बोला उनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, और जब से उनका फर्स्ट बेबी हुआ उसके बाद से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, और तब से वो पर्सन जो है वो इनको मिस कर रहा है, बिकॉज ब्रेकअप उनकी फैमिली के साइड से हुआ था, जो बॉय था। द बॉयज फैमिली डिडंट वांट कि भाई इस लड़की के साथ मैरिज हो। तो जब उनका करंट मैरिज में उस बॉय के प्रॉब्लम आई, बच्चे के बाद आई, देन ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर हर सोल्स कनेक्शन, या जो कंफर्ट मिलता था, और यहाँ पे इनको प्रॉब्लम शुरू हुई। ऑल्दो वो फिजिकली अप्रोच नहीं कर रहा था, उनकी फिर कॉर्ड कटिंग की,
हीलिंग की, एंड देन शी कुड फाइंड सम पीस इन हर करंट रिलेशनशिप। ग्रेट, बिकॉज मुझे तो श्वेता जी आपकी स्टोरी सुन के ही गूज़बम्प फील हो रहा है। जब आप उस ऑरा में होते होंगे और सामने वाला पर्सन उस कनेक्टिविटी को फील करता होगा तो तब क्या ही होता होगा, तब तो बूम It's निकल very के आता very है। strong. Sometimes people even they cry because they can't believe that those things, because someone who was having a relationship with the boy but वो कहीं long term में marriage में convert नहीं हो पा रहा था, even though the girl wanted. Then I told कि आपका जो boyfriend है उसका नाम इस alphabet से start होगा. I could clearly describe the physical जो appearance है, and then जो लड़का था उसकी जो सिस्टर थी, she had problem with the relationship. So सब कुछ क्लियर दिखता है, गाइडेंस मिल जाती है, उस गाइडेंस को सुन के हमें आगे उसके ऊपर वर्क करना होता है। राइट। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड से जो हमारा यूथ है ये अपने पार्टनर्स को भी चुन सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जहां प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग की बात करते हैं। जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है वहां पे आई सजेस्ट कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हर एक जने के लिए नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स भी। जहां ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ चैंटिंग से नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वहां सॉल्यूशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से और आकाशिक रीडिंग से आपको डेफिनेटली मिलता है। बहुत क्लियर वे में आपको पता लग जाता है व्हाट यू नीड टू डू इन दैट सिचुएशन। अननेसेसरी आपको इस चीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता जी, समहाउ देखने में आता है कुछ लोगों को किसी चीज से फोबिया होता है, किसी को पानी से होता है, किसी को अंधेरे से होता है, कई बारी लोगों को क्राउड में भी फोबिया हो जाता है। राइट। तो क्या इसका भी कोई ना कोई कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसका 100% कनेक्शन है। अभी मैंने बात की थी बर्थ मार्क्स की, आपकी इवन बर्थ मार्क भी किस बॉडी में है, वो कहीं ना कहीं कोई पास्ट में ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ था जो आपकी बॉडी पे इम्प्रिंट फिजिकली रह गया। सोल पे तो रहता ही रहता है बट फिजिकली रह गया। तो जैसे कई लोगों को पानी से डर होता है, कईयों को हाइट से डर होता है, तो वो कहीं ऐसा हुआ होता है कि उनकी जो पास्ट लाइफ में उनका डेथ हुई होती है या एक मेजर एक्सीडेंट हुआ होता है जिसको वो भुला नहीं पाते हैं, उसको कैरी करके आते हैं इस लाइफ में भी। और कई अगेन रिलेशनशिप में नहीं स्टेबल हो पाते, तो वो भी ऐसा होता है कि लास्ट लाइफ में उनका कुछ ऐसा रिलेशनशिप था या था ही नहीं रिलेशनशिप, तो इस लाइफ में वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उस मैरिड लाइफ को, उस फैमिली लाइफ को। तो फोबियाज तो डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और उसको बहुत ब्यूटीफुली हील किया जा सकता है। श्वेता जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स और प्लस आपने जो हीलिंग के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज दी, क्या इसके थ्रू कोई भी इंसान अपनी पास्ट लाइफ के बारे में अच्छे से जान सकता है जो उसने कुछ चीजें छुपा रखी हैं? देखिए, सोल तो आपका सब कुछ याद कर रहता है ना, लेकिन कई बार चीजें होती हैं कि जो आप कॉन्शियस माइंड में आपके याद नहीं है। इट इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग का जो टिप है वो सिर्फ 10% होता है जो दिखाई देता है, बाकी 90% पानी के अंदर होता है। ऐसे ही हमारा जो माइंड है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे को उसको याद है बट कॉन्शियसली हमें याद नहीं है। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सरफेस लेवल पे अपने बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या करियर में प्रॉब्लम्स है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो पास्ट लाइफ के थ्रू, आकाशिक रीडिंग के थ्रू आप डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसको हील करके आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। श्वेता जी, आपने मेरे एक क्वेश्चन में, एक आंसर में वर्ड यूज किया था फ्री विल। राइट। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल का सच क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। वो क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क हो गया उस बच्चे का, एक ओवरव्यू हो गया कि उसकी लाइफ कैसी, ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है। चैलेंजेस आएंगे, इजी रहेगी, सक्सेस मिलेगी, या वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा, या ओवरऑल उसका मैरिड लाइफ या करियर कैसा रहेगा।
तो फ्री विल क्या है, आपको चॉइस दी जाती है। अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाते हैं। स्पिरिचुअलिज्म इन द सेंस नॉट नेसेसरली आप बैठ के 4-4 घंटे पूजा करने, बट आप एक काइंड सोल हो, आप किसी को झूठ नहीं बोलते हो, आप किसी को हर्ट नहीं करते हो अननेसेसरली, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है राइट चॉइसेस में। फ्री विल आप देखोगे छोटी छोटी चीजों में भी होती है, डे टू डे लाइफ में भी होती है। जी। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो यूनिवर्स और आपका सोल आपको हेल्प करता है राइट डिसीजन लेने में। तो अगर आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो ये हायर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जहां आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके टीचर्स और लव्ड वन, वो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप थोड़ा सा भी, इवन भगवान का भी हम कहते हैं, हम सिर्फ एक बार मन से राम राम ले लें जी। तो भगवान आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो बिल्कुल। वो हमारी फ्री चॉइस है कि हम उसको कैसे। चार्ट बहुत अच्छा कईयों का होता है, रावण का चार्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल। है ना। तो उन्होंने क्या था, उन्होंने चॉइसेस अलग तरह की जिसकी वजह से उनकी डेस्टिनी वैसे हुई। तो चार्ट को आप क्या है, पूजा पाठ से, आप अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेस्ट बना सकते। तो दोस्तों, चलते चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल सबके लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो श्वेता जी आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो ये वॉर की सिचुएशन बनी हुई है ईरान और यूएस में, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो इस समय जो मंगल हैं वो शनि और सूर्य के साथ मीन राशि में बैठ के हैं, और जहां भी मंगल और शनि की युति हो जाती है, वो देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे मास प्रोसेशंस होंगे, जनता में एक डिस्कम्फर्ट आएगा, जहां पे प्रोसेशंस हो सकते हैं, जो हो भी रहे हैं। और ईरान और यूएस की अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे 1 जून से पहले बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लगता है कि जहां पे ये युद्ध में विराम होएगा। इवन ये और ज्यादा बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। नॉट टू स्केयर एनीवन, बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है। ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनका और ज्यादा डिस्ट्रक्शन उनके लिए भी हो सकता है। दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अपनी कंट्री के, तो यहाँ पे भी जो ये युति हो रही है प्लैनेट्स की, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। हमारे नॉर्थ वेस्ट की साइड से, नॉर्थ ईस्ट की साइड से ये डिस्टर्बेंस हो सकता है। और आगे अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों एग्रेशन वाले सिचुएशन में हैं। तो जो कॉम्बैट होगा, जो अगर रिटेलिएट किया जाएगा, तो वो बराबर का जवाब दिया जाएगा। इस बार इंडिया चुप बैठने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। स्टे सेफ, स्टे गार्डेड। तो दोस्तों, अलविदा लेती है आपकी होस्ट कवलदीप, और जल्दी से एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।